नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और शानदार अंत होता हुआ इस हफ्ते का। मजबूती है बाज़ार में। अब बड़ा जो मन में आशंका है वो यही है कि कहीं ऐसा ना हो बाज़ार बंद होते होते वीकेंड है तो लोग जो है पोजीशन हल्की करने लगे। लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय पूरी तरीके से बुल्स जो है वो बियर पे हावी होते हुए 23,927 पे निफ्टी खुला। 24,144 का हाई है और उसी के इर्द गिर्द 210 अंक ऊपर 24,125 पे जो है वो निफ्टी ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के पक्ष में ज़रूर है, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मझोले और छोटे शेयरों के अंदर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। 1387 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं, वहीं 1194 शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। मजबूती कहां से आ रही है? मजबूती आज देखने को मिल रही है आईटी शेयरों के अंदर, करीब करीब 0.25% की मजबूती। एफएमसीजी में तेजी है। फार्मा शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो शेयरों ने भी थोड़ी रफ्तार पकड़ी हुई है। दबाव पीएसयू बैंक्स में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 1% नीचे पीएसयू इंडेक्स जो है इस समय कामकाज करता हुआ। इसके अलावा तेल गैस शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। रियल्टी भी थोड़ा सुस्ती कामकाज कर रहा है। लेकिन अगले हफ्ते से क्या कुछ उम्मीद करें? आज दिसंबर सीरीज का पहला कारोबारी दिन है। आगाज़ अच्छा हुआ है, अंजाम कहां तक जाएगा? और महज 3 दिनों की खरीदारी के बाद एफआईएस कल फिर बिकवाली करके गए हैं, उसका क्या असर रहेगा और दिसंबर सीरीज में एफआईएस का रुख क्या रहेगा? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। बने रहिए और आप हमारे साथ, और आपके प्रश्नों के उत्तर तो देंगे ही। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान को। अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पिछली बार जब आप सोमवार को जुड़े थे, बहुत सारे लोगों का कंसर्न था कि सर की तबीयत कैसी है, ज़रा पता कीजिए। तो आपसे बातचीत हुई, आपका स्वास्थ्य ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। मौसम बदल रहा है और आपकी यात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसका भी असर हो सकता है। सर, कैसे देख रहे हैं बाज़ार को? 3 दिन की एफआईएस की खरीदारी के बाद हमने कल फिर बिकवाली देखी। कल एक्सपायरी का दिन था तो बाज़ार में वोलेटिलिटी ज़्यादा रही, गिरावट भी उम्मीद से ज़्यादा रही। आज की रिकवरी को कैसे पढ़ रहे हैं? पहली बात, जहां तक 3 दिन की खरीदारी है वो एक कंफ्यूजन है। उस 3 दिन में से जो पहला दिन था वो एमएससीआई रीबैलेंसिंग का था। उसको इंडेक्स के, जो एमएससीआई का इंडेक्स है, उसमें एक जबरदस्ती बैलेंस करने के लिए आपको वो शेयर खरीदने पड़े, इसलिए वो बिकवाली रही। अगर आप एमएससीआई के रीबैलेंसिंग का, जो करीब $2 बिलियन की बात थी, अगर वो 16,000 करोड़ निकाल दो तो उस दिन भी बिकवाली रही। बाकी 2 दिन आप कह सकते हो कि थोड़ी बिकवाली हुई, लेकिन वो 2 दिन में बाजार में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिली थी, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुछ बाइंग थी, लेकिन उससे बहुत कुछ बदला नहीं है। दूसरा, शुरुआत अच्छी हुई है नई महीने की। 1.5% के आसपास अक्सर एक प्रीमियम रहता है पहले दिन, जो धीरे 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 घटकर जब महीना समाप्त होता है, सीरीज समाप्त होती है, तो ये बराबर हो जाता है निफ्टी के कंपैरिजन में, स्पॉट निफ्टी के कंपैरिजन में। तो उतनी ही अगर आप देखें तो बाजार में आज बढ़त है। बहुत ज्यादा इससे उत्तेजित हो जाना या निर्णय निकालना मेरे ख्याल से सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से मिला जुला सा व्यू है। अभी कई सारे इवेंट्स होने हैं और एक एक करके इनके ऊपर में बात करेंगे लंबे शो के अंदर। बिल्कुल, लंबे शो के अंदर बात करेंगे डिटेल में। लेकिन ज़रा अभी हम एक नंबर दिखा रहे थे सर। हालांकि नंबर जो है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आंकड़े की अपनी महत्ता होती है। इसमें अगर हम 2016, 2018 जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट रहा था, मामूली गिरावट रही थी, और 2022 जिसमें कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, 3-3.5% के आसपास की। इसके अलावा अब तक का अगर हम इतिहास देखें 2016 से लेकर के 2023 तक का, तो निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है।
जिसमें कि 2023 में करीब 0.25% के आसपास का, 21 में 2.25%, 2020 में तो करीब करीब 8% का रिटर्न एक महीने में आया था, 19 में 1%, 2017 में करीब 3% के आसपास का। आपकी उम्मीद क्या है, दिसंबर महीना सकारात्मक रहेगा सर? एक लाइन में आपका उत्तर जानना चाहेंगे अभी इन आंकड़ों को देख करके। एक शब्द, एक वाक्य का जवाब ये दूंगा, वॉलेटाइल महीना रहेगा, लेकिन नेट नेट बहुत ज्यादा बदलाव देखने को दिसंबर के महीने में नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए, नेट नेट जो है वो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, वोलेटिलिटी बाजार में रहेगी जो अभी भी देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग जब समझना चाह रहे हैं इस बाजार में क्या करना चाहिए। नमिता अरोड़ा जी की टिप्पणी के साथ शुरुआत करते हैं। नमिता जी कह रही हैं केजरीवाल इज़ द बेस्ट एनालिस्ट। तो सर, बहुत सारे दर्शक आपके जो है प्रशंसक हैं यहाँ पर। सुपर्णा रॉय जी की अगली टिप्पणी आई है और ये प्रश्न पूछ रही हैं, कह रही हैं विपुल जी मैं कोलकाता से हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत खूबसूरत जगह से हैं आप। और इरकॉन के ऊपर इन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है 318 पे, और हुडको इन्होंने 293 पे लिया हुआ है। कह रही है कि मैं फंस गई हूँ, अगले 6 महीने का लक्ष्य क्या हो सकता है? लॉस थोड़ा कम होने से निकल जाऊँगी या अभी ही निकल जाना बेहतर रहेगा? शुरुआत रेलवे शेयरों से ही करते हैं। इधर कुछ दिनों से 2-3 दिन से बात रेलवे पे हो नहीं पाई है। इरकॉन पे अगर हम बात करें तो आज 1.5% के आसपास की गिरावट अवश्य देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 4-5 कारोबारी सत्र में यहाँ पे रिकवरी आई है। करीब 4-5% का रिटर्न जो है ओवरऑल बनता हुआ दिखाई दिया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? रेलवे में बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है हायर लेवल पे। ये जो बीच बीच में रिकवरीज आती हैं, क्या इसे एक एग्जिट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, अभी होल्ड किया जाए? आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी जैसे शेयरों पे, आईआरएफसी आज ज़्यादा टूटा हुआ है, 0.3% की गिरावट है। आपकी टिप्पणी रेलवे पे? विपुल जी, इरकॉन की अगर आप चार्ट की बात करें तो इस सप्ताह में जो ये पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है, इससे इसकी स्थिति थोड़ी सुधरी है। जो एक लगातार शेयर में दबाव था, पहली बार पिछले 2-3 दिन में ये शेयर अपने एवरेजेस, जो मीडियम टर्म एवरेजेस एक दबाव बन रहे थे, उसके ऊपर शेयर आया है और अब चेष्टा कर रहा है कि दूसरे और तीसरे एवरेज को भी काट कर ऊपर की तरफ बढ़े। संभावना ये लग रही है कि इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा। जो गिरावट काफी लंबी चौड़ी हुई थी, मेरे ख्याल से इरकॉन करीब 350 रुपए से ये गिरकर नॉन स्टॉप 180 रुपए के आसपास चला गया था। ये देखते हुए ऐसा लगता है कि इन्हें फिलहाल होल्ड करना चाहिए, और जब 6 महीने का व्यू है, अवश्य ऐसा लगता है चार्टिकली कि 6 महीने में कुछ न कुछ इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा मौजूदा स्तर से। तो दूसरा आपने शेयर हुडको सर, दूसरा होल्ड हुडको था। कीजिए। हाँ, इसमें होल्ड कीजिए। यही राय आपको मैं देना चाहता हूं कि कहीं पर भी इस शेयर में गिरावट नहीं दिख रही है मौजूदा स्तर पर। हुडको का भी देखिए चार्ट इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर से बाहर निकला है और ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें अब एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है आने वाले 4-5 दिन में। ठीक सर, तो ये राय आपकी दोनों शेयरों पे निकल करके आई हुई है मैम। इस बीच पुष्पिंदर सिंह जी कह रहे हैं केजरीवाल सर को बहुत प्यार, आपकी हेल्थ कैसी है सर अब? तो बहुत सारे लोग सर आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं, और मैं चाहूँगा कि अगला प्रश्न जो हम करें उसके साथ साथ इस पर भी अपने दर्शकों को, जो लोग आपसे प्रेम दिखा रहे हैं, उनको अपडेट दे दीजिए। आशीष खटवानी जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, अरुण सर, बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं कि JSW एनर्जी में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। JSW एनर्जी में ये एंट्री करना चाह रहे हैं। अभी JSW एनर्जी का भाव करीब 650 के आसपास का है। 0.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। पिछले 4-5-6 दिन में 6-7% करेक्ट हुआ है, एक महीने में 5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। अभी सर अवॉइड करना चाहिए या कर सकते हैं एंट्री, क्योंकि अभी भी जो रिकवरी है उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह इसमें देखने को नहीं मिला है? दमदार रिकवरी नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज है, इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पे सपोर्ट दिया है और अब चेष्टा कर रही है शॉर्ट टर्म एवरेजेस को काटने की। दोनों के बीच में चल रहा है।
कुछ समय और बिता सकता है कंसोलिडेशन के फेज में, उसके बाद निकले। मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो जितने शेयर लेना चाहते हो उसका एक पांचवा या चौथा हिस्सा फिलहाल लीजिए और एक सप्ताह के बाद थोड़ा और लीजिए। तब तक आपको कंफर्मेशन, कंसोलिडेशन मिल जाएगा कि क्या शेयर अब कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने की तैयारी में है। और अगर थोड़ा बढ़ता है तो आपको ये अफसोस नहीं होगा कि आपने सही समय पर एंट्री नहीं ली। तो कुछ निवेश किया जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा निवेश न करें, जिससे कि आपको बेटर प्राइस या बेटर एवरेज या बेटर कंफर्मेशन, ये तीनों चीज एक सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद मिल जाए। ठीक, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और इसके अलावा प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं विपुल जी और गुरुजी अरुण जी की को चरण स्पर्श, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी गुरुजी। पीसी ज्वेलर्स है 201 शेयर 164 रुपये में। कह रहे नज़रिया लंबा है पर चार्ट की समझ नहीं है, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। तो प्रवीण गुप्ता जी पीसी ज्वेलर्स के ऊपर आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। अभी जो है आज शानदार रिकवरी है, 4.25% के आसपास की 162 का लेवल देखने को मिल रहा है और इन्होंने 164 पे ले रखा है। तो नुकसान ज़्यादा है नहीं, 1-2 रुपये का नुकसान है और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो। लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ ये समझना चाहेंगे कि जेम्सन ज्वेलरी सेक्टर क्या ऐसा है कि इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखा जाए। 164 पे खरीदा, 162 का भाव है सर। तो देखिए, शेयर ने पिछले 1.5 महीने में जो कहते हैं ना कि नीचे तक जाकर नए लोज बनाए और फिर अब रिकवरी कर रहा है। कल इसकी जो स्प्लिट होने वाली इवेंट है उसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। मेरे ख्याल से 16 दिसंबर की डेट है जब इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए से घटकर 1 रुपए हो जाएगी। तो मौजूदा स्तर अगर आप लेते हैं तो करीब 16 रुपए कुछ पैसे इसके भाव रहेंगे जब ये स्प्लिट होकर 1 रुपए ट्रेड करेगी। जहां तक जो पूरा का पूरा सीक्वेंस मैंने दर्शकों को समझाया था उसमें कोई चेंज नहीं है। इंडस्ट्री की जो प्रदर्शन है वो भी जारी है और इस कंपनी में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका टारगेट बहुत ऊंचे लेवल्स का है। मेरे ख्याल से इस भाव पर घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि बाजार है, हर चीज में एक स्टॉप लॉस रखिए। ऐसा न हो कि आपके शेयर में ही गिरावट आ जाए और आप उसे बेचने में सहमत नहीं रहें। तो स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस आपके लिए एक बहुत मजबूत टूल है जिसे आपको यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना काम मत कीजिए, जितनी वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है। शफीक अंसारी साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल सर को अलग से प्रणाम। कह रहे हैं स्वास्थ्य कैसा है सर आपका? खुदा से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ और मस्त रहें और अपने अनुभवों से हमें फंसने से बचाते रहें और कमाई कराते रहें। लव यू सर। तो लगातार सर तो आपके लिए तो मतलब जो है विशेष की लाइन लगी हुई है आज, सवाल से ज़्यादा तो आपके लिए प्रेयर्स और विशेष आ रही हैं। चलिए ये अच्छी बात है सर, आपको लोग इतना प्यार करते हैं। सोनी कुमारी जी का अगला सवाल ले लेते हैं। सोनी जी कह रही हैं कि इनके पास कई सारे सवाल भेजे हैं। कह रहे हैं आई एम डेली व्यूअर ऑफ मनी 9। थैंक यू मैम, आप ऐसे ही मनी 9 के व्यूअर बने रहिए। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ले रखे हैं इन्होंने 67 के भाव पर। और अगला सवाल है टैक्स इंफ्रा के ऊपर इन्होंने 116 पे ख़रीदा हुआ है। तो एक तो बैंकों को लेकर अभी क्या करना चाहिए? आज फिर से पीएसयू बैंक टूट गए हैं। इन्होंने ख़रीदा हुआ है 67 पे आईओबी। पीएसयू में कब रिकवरी आएगी? ठीक से रिकवरी कब आएगी? क्योंकि बीच बीच में रिकवरी आती है फिर जो है बाज़ार नीचे चला जाता है। बाज़ार से ज़्यादा पीएसयू बैंक चले जाते हैं। आज 3% नीचे है, 67 पे ले रखा है, 53 का भाव है। तो दूरी है अभी इनकी खरीद से ठीक ठाक। तो बैंकों पे क्या व्यू है सर आपका? कब तक वेट करना पड़ेगा यहाँ पर? सर देखिए, बैंकों पर थोड़ा सा दबाव बना है। निजी बैंक में जो गिनी चुनी दिग्गज बैंक है उनका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो थोड़ा सा दबाव फेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ करीब 25,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग
भी बैंकों की तरफ से होनी है, ऐसे सरकार ने इनको मंजूरी दी है। तो फ्रेश डाइल्यूशन जो होगा उसको लेकर भी एक कुछ चिंता हो सकती है। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पे काफी दबाव है। कई माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो हैं, एनबीएफसी, उनके ये सेगमेंट को लेकर बड़ा स्ट्रेस देखा जा रहा है, और शायद ये दो तीन चीज मिलकर बैंक्स के ऊपर एक दबाव ला रहे हैं। ठीक, चलिए, तो अब इस बीच इनको करना क्या चाहिए? क्या अभी धैर्य बना करके बने रहें? इस भाव में इन्हें होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लगा ले 2-2.5 रुपए 3 रुपए नीचे, और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अगर भाव बढ़ता है तो उसे बढ़ाते रहें ऊपर, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को। कहीं ना कहीं इनको ये डिसीजन लेके चलना है। ठीक है सर। और अदानी, माफ़ कीजिएगा, अदानी पे अगला सवाल है, लेकिन अभी टैक्स के ऊपर, टैक्स इंफ्रा के ऊपर इनका जो प्रश्न था उसका भी उत्तर हम चाहेंगे कि आप दे दें। अगर टैक्स मैको इंफ्रा भी 126 रुपये 81 पैसे, करीब 127 के आसपास अभी जो है ये ट्रेड करता हुआ शेयर है। इनको क्या करना चाहिए? इन्होंने 116 पे ले रखा है, प्रॉफिट में है यहाँ पर। अभी लॉन्ग टर्म का व्यू है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सोनी जी के लिए? तो देखिए, अच्छा पैटर्न बनाकर नीचे से कंसोलिडेट करके ऊपर चला है। मेरे ख्याल से प्रेजेंट मौजूदा मूड में इन्हें जल्दबाजी न करनी चाहिए बेचने की। और सबसे बढ़िया जो हथियार है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और जितना भाव बढ़ता है उसके आधे भाव को स्टॉप लॉस में बढ़ाते रहिए और चलते रहिए। अगर शेयर ऊपर जाता है और स्टॉप लॉस नहीं लगता तो आपके लिए तो फायदेमंद ही है। ठीक है। आदर्श पांडे जी ने 100 रुपये भेजे हैं मनी9 को, तो उनका प्रश्न अब शामिल करते हैं कार्यक्रम में। कह रहे हैं, थैंक यू टू केजरीवाल सर, आपके कहने पर हिम्मत मिलती है। अदानी ग्रीन एवरेज करने से अब मेरा लॉस 2 लाख से 45,000 ही रह गया है। अब इनके पास अदानी ग्रीन के 300 शेयर हैं 1441 रुपये पे। अदानी समूह में सर पिछले 3 दिनों में जो है लगातार अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इनका प्रश्न अदानी ग्रीन को लेकर के है, और 1441 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है। आज अदानी के समूह में भी आज भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अभी अगर अदानी ग्रीन पे नजर डालें, 1277 का भाव है, 17.5% ऊपर जो है अदानी ग्रीन का शेयर जो है इस समय ट्रेड करता हुआ। लॉस में है, लेकिन लॉस काफ़ी हद तक इनका रिकवर हो गया है एवरेजिंग के माध्यम से। आपकी टिप्पणी क्या होगी अदानी ग्रीन को लेकर के? देखिए, पैटर्न अच्छा बना है, लेकिन जो यू शेप की एक रिकवरी दिखी है उसे मेंटेन रहना चाहिए। उम्मीद यही करता हूं कि आने वाले 2-4 दिन में इनकी जो खरीद की प्राइस है उससे क्रॉस कर सकता है। और यहाँ पर एक टिप्पणी और करना चाहूंगा विपुल जी, कि अडानी एंटरप्राइज ये ग्रुप का जो कहते हैं इस समूह का होल्डिंग कंपनी एक तरह से है। तो ये एक कंपनी, अगर आप हाई बीटा देखकर इस शेयर में ट्रेड करते हैं या इस समूह में ट्रेड करते हैं, तो अडानी एंटरप्राइज एक ऐसी शेयर होने चाहिए जिसमें आप ट्रेड करें, क्योंकि कोई भी इंपैक्ट इसमें और कंपनियों से ज्यादा आता है अडानी ग्रुप का, और उसका बाउंस भी जो आता है वो उतना तेज आता है। उदाहरण के तौर पर इसमें 20% की गिरावट देखने को मिली थी जब ये अमेरिका का कांड शुरू हुआ था, और उसमें से अगले 3-4 दिन में करीब करीब 16-17% रिकवरी आ गई थी। एक दूसरा शेयर जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए इस समूह का, वो है अडानी पोर्ट। उसमें भी मूवमेंट शार्प होती है दोनों तरफ, और अगर आप हाई रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये 2 शेयर आपके पास अडानी समूह के अवश्य होने चाहिए। ठीक सर। इनमें से अदानी समूह में किसी में आप ट्रेड के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट लायक कोई शेयर लगता है आपको, या फिर आपको सभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वाले ही लगते हैं? सर, इसमें जो 2 शेयर अच्छे लगते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, एक है अडानी एंटरप्राइज, क्योंकि इसके अंदर में से जितनी नई
जो कहते हैं स्टार्टअप ग्रुप में होती है, वो सब इसी में हाउस की जाती है। जी। और दूसरी एक कंपनी है अडानी विल्मर। अडानी विल्मर एफएमसीजी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। फॉर्चून इनका एक बड़ा ब्रांड है। और ये कंपनी की हिस्सेदारी में विल्मर ग्रुप और अडानी ग्रुप दोनों की हिस्सेदारी बराबर की है। बड़ी कंपनी है देश में एफएमसीजी की, और काफी दिग्गज कंपनी मानी जाती है। तो ये दो कंपनी इसमें सबसे अच्छे लगते हैं पूरे समूह में। लेकिन सर इसमें अदानी विल्मर ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। बहुत लोगों का ये तर्क रहता है जब मैनेजमेंट ही इसमें रुकना नहीं चाहता और समय समय पे इंडिकेशन देता रहता है कि हम बाहर हो जाएंगे अदानी विल्मर से, तो क्या भरोसा निवेशकों का, रिटेल निवेशकों का होना चाहिए इस पर? सर, निकलने की बात नहीं है। ये कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर ये जो है शेयर दे दिए जाएंगे मौजूदा इन्वेस्टर को, जिससे अडानी एंटरप्राइज में से ये बाहर होकर एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन जाए। अडानी एंटरप्राइज की आज ये, माफ कीजिए, अडानी विल्मर की आज के दिन जो होल्डिंग है, विल्मर ग्रुप की होल्डिंग इंडिपेंडेंट है, और अडानी ग्रुप की होल्डिंग अडानी एंटरप्राइज में ये जो शेयर है उसके कारण है। तो अडानी एंटरप्राइज अपने शेयर बेचेगा, और जो शेयर होल्डर है उनको, अडानी एंटरप्राइज के शेयर होल्डर, उनको इसके शेयर मिलेंगे। तो ये मार्केट की बिक्री नहीं है, ये एक इंटरनल एडजस्टमेंट होगा जो अडानी एंटरप्राइज के शेयर होल्डर को ये कंपनी के शेयर मिलेंगे। ठीक सर, चलिए ये थोड़ी सी क्लैरिटी जो है आ गई, वो थोड़ी सी बेहतर था। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, विपुल ठक्कर जी। तो विपुल जी को नमस्कार विपुल की तरफ से। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हैं विपुल जी आप? गुजरात बनासकांठा सर से। गुजरात से बोल रहे हैं सर, केम छो, सब मजामा? बस एकदम बढ़िया है सर। चलिए ऐसे ही बढ़िया रहे सर। और आपका नाम हमारा नाम एक ही है, तो बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी जी जी, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास एक तो हुडको के 255 के रेट से 40 शेयर है जी। हाँ, और उसके अलावा है मेरे पास एसबीआई कार्ड से, जी। जो 2020 में जब कोरोना हुआ था उसी टाइम पे उसका आईपीओ आया था। आईपीओ में लगे 35 शेयर। दूसरी कंपनी कौन सी बताई सर आपने? एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड। चलिए पहले जरा हुडको में बात कर लेते हैं। हुडको किस भाव पे लिया आपने सर? मैंने लिए थे 255 रुपए में। 255 पे लिए हुए हैं, अभी 25 रुपए का लॉस हो रहा है। कब तक होल्ड कर सकते हैं? कोई ऐसी लिमिट नहीं है, जब तक फायदा ना मिले तब तक होल्ड करने की कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, 25 रुपए का लॉस हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में खबर भी आई थी, एनबीसीसी के साथ शायद उन्होंने कोई टाई अप किया, एमओयू किया था। हाँ, वो करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का एमओयू यहाँ पर एनबीसीसी के साथ मिलकर के किया था, जिसके चलते हमने देखा था एनबीसीसी के शेयर में जो है वो एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। हुडको में भी 1-1.5% की मजबूती थी जब ये खबर आई थी तब। आज भी अगर हम इस शेयर पे नजर डालें तो 1.5% ऊपर है। 25 रुपये लॉस पे हैं सर पर शेयर। आपकी सलाह क्या रहेगी हुडको को लेकर के? सर अच्छा पैटर्न बनाया है, और शेयर में कंसोलिडेशन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को काट कर ये शेयर ऊपर निकल रहा है। पूरा निकला नहीं है, लेकिन जो चेष्टा की है उससे पॉजिटिविटी दिखने लगी है। मेरे ख्याल से जब इनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, इनका जो लक्ष्य है 25 रुपए पहले ये शेयर बढ़ जाए तो इनकी कॉस्ट पूरी हो जाए। जिस हिसाब से ये शेयर गिरा था, ये लगता है कि ये 25 रुपए जल्द इनके वापस रिकवर हो सकते हैं। होल्ड करना चाहिए, और अगर ये थोड़ा सा लिमिटेड रिस्क और लेना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। उसमें अगर आपको 4-5% भी ज्यादा मिले तो जो एडिशनल क्वांटिटी दी गई है उसे बेच दीजिए। आपके रिकवरी में उतनी ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। ठीक सर, दूसरा सवाल इनका सर था एसबीआई कार्ड को लेकर के, जो शायद इन्होंने 860 पे लिए थे। एसबीआई कार्ड में क्या बने रहना चाहिए सर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के आरबीआई की तरफ से तमाम बातें निकल के आती हैं, और वो लगातार क्रेडिट कार्ड से बढ़ते खर्चों को लेकर के भी काफ़ी लोग चिंतित हैं।
तो ऐसे में क्या इस कारोबार में निवेश करना सही रणनीति होगी? हालांकि अब तो ये फंस गए हैं, काफ़ी ऊपर की खरीद है इनकी। सर, भाव में अच्छी खासी गिरावट रही है और ये जो एक शेयर है इसके अंदर में एक बड़ी हिस्सेदारी पी इन्वेस्टर ने ली थी और जब से इसका इश्यू आया है तब से ये विवादित, अंडर प्रेशर, सब तरह की चीज इसमें देखने मिली है। लेकिन एक चीज जो नहीं हुई वो है निवेशक इसमें पैसा बनाए। मेरे ख्याल से जब मौका मिलता है, एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है नया, कुछ ये अप ट्रेंड ये शेयर को 50-60 रुपए और ऊपर ले जा सकता है। वो मूवमेंट होने के बाद में तय करना चाहिए कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। बट जैसे आपने कहा, आगे पीछे देखकर इस शेयर में से निकल जाना चाहिए। शेयर काफी विवादित चल रहा है। ठीक, जब मौका मिले, कहीं पर भाव आसपास दिखे, निकल जाइए, यहाँ पर बने मत रहिए, ये सलाह निकल करके आती हुई। इस बीच बाजार में रिकवरी थोड़ी और तेज हुई है। 24,153 का भी नया हाई लगा है। करीब करीब 1% की मजबूती इस समय अब निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही। 233 अंक ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न अनीता गर्ग जी का लेते हैं। अनीता जी का सवाल है BEL को लेकर के, जिसमें कि ये फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं। सर, JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई और उसके बाद से हमने देखा, चाहे वो HL हो, मझगांव हो, इन सब में अच्छा मूव रहा। BEL भी उससे अछूता नहीं रहा और BEL पर भी थी शायद वो रिपोर्ट, और उसमें जो है हम देख रहे हैं कि आज भी 1% ऊपर है। फ्रेश एंट्री करनी चाहिए अभी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक रैली आ चुकी है थोड़ी बहुत, जिसमें कि अगर हम देखें तो करीब 5-6% जो है ये शेयर 3-4 दिन में चल चुका है। आपकी सलाह BEL को लेकर के अभी क्या रहेगी, फ्रेश एंट्री को लेकर के, और जिनके पास पुराने शेयर हैं उन्हें क्या करना चाहिए? और उसके बाद थोड़ा सा डिफेंस शेयरों पे बात करते हैं सर। सर, पुराने शेयर जो है उन्हें होल्ड रखिए। कोई जल्दबाजी या कुछ भी निर्णय जल्दबाजी में लेने की दरकार नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए एक पुल बैक आने दीजिए इस शेयर में, तब आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। शेयर ने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को सबको नीचे से काटा है, एक अच्छा पॉजिटिव साइन दिया है। शेयर का पैटर्न अच्छा बन रहा है, एक बॉटम फॉर्मेशन करके भी ऊपर चला है। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए, जैसे मैंने कहा, एक पुल बैक के लिए वेट कीजिए, पुराने शेयर के लिए निवेशित रहिए। जी सर, BEL पे के अलावा हम देखें अगर HL को लेकर के या BDL को लेकर के, ओवरऑल डिफेंस को लेकर के आपका व्यू इस समय क्या बन रहा है? ये जो पिछले 2-4 दिन के अंदर ही इन शेयरों में PSU में थोड़ी सी रिकवरी आई है। HL हालांकि आज सुस्ती में है, BDL भी सुस्ती में है, मझगांव में पिछले कुछ दिनों में अच्छा रिकवरी आई है। तो ये 2-3 शेयरों में क्या किसी में ऐसा लग रहा है कि फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? आपने अगर हाल फिलहाल पे नज़र डाली हो इन शेयरों के ऊपर तो? सर, शो पे बात करने में थोड़ा सा कई बार डर लगता है। निवेशक जब सुनता है कि फ्रेश एंट्री की जा सकती है तो वो जो कहते हैं ना, पागलों की तरह कूद पड़ते हैं, स्टॉप लॉस रखते नहीं है। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं होती, तो बाई रिकमेंडेशन देने में डर लगने लगता है। देखिए, बाजार में पैसा कमाने के लिए डिसिप्लिन, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, डिसिप्लिन उससे ज्यादा चाहिए। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो ये जो कहते हैं ना, तेजी वाले मंदी वाले जो दोनों साइड बाजार को झुलाते हैं, ये ऐसे ही निवेशकों की राह देखते हैं कि भाई ये आ गया आटे में, इसे अब हिला दो। तो बाजार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बेसिक रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के, इन्वेस्टिंग के, उसे फॉलो करें। बिना स्टॉप लॉस कोई भी निवेश न करें। अगर आपको डर लगता है कि मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा माल बिक जाएगा, या एक टारगेट पर आकर आपको लगता है कि शायद मैं जल्द बेच रहा हूं, तो उस समय स्टॉप लॉस को कर दीजिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जो भाव वहां से और बढ़ता है उसका आधा आप स्टॉप लॉस में ऐड कर देते हो, तो आपका कहीं पर भी माल
सस्ता नहीं बिकता, लेकिन स्टॉप लॉस बरकरार है, आपके पास में एक सपोर्ट लेवल है। ये कुछ चीजें अगर आप डिसिप्लिन रखोगे तो आपको भी ट्रेडिंग करने में मजा आएगा, इन्वेस्टिंग करने में मजा आएगा, और आपका जो जेब का बैलेंस है, बैंक बैलेंस बोलिए, पॉकेट बैलेंस बोलिए, वो बढ़ता रहेगा। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो हो सकता है मुझे भी आप गाली दो कि भाई इनके 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 स्टॉक्स चलते नहीं, इनके टिप्स चलते नहीं, स्टॉप लॉस लग जाते हैं। स्टॉप लॉस लगता है तो ये घबराने की बात नहीं है, ये अच्छी चीज होती है कि जी। भाई स्टॉप लॉस लगकर शेयर जब गिरता है तो आप उससे बच जाते हो। बिल्कुल जहां तक आपने बात करी है पीएसयू शेयर, खास करके डिफेंस, पावर, बैंकिंग और रेलवे, इसमें हर बार कोई भी शो ऐसा नहीं गया होगा जबकि इनके ऊपर में 15, 20, 25 सवाल नहीं आते। बिल्कुल। ये साफ जाहिर करते हैं विपुल जी कि लोगों को इसमें कितनी रुचि है, कितने लोगों ने इनमें शेयर में पैसा लगा रखा है। बिल्कुल। ये देखते हुए थोड़ा सा डर लगता है कि ओवर ओनरशिप रिटेल इन्वेस्टरों की इस शेयर में ज्यादा हो चुकी है। थोड़े से भी मूवमेंट होने से निवेशक उत्तेजित हो जाता है या डिप्रेस हो जाता है। ऐसे माहौल में आपको थोड़ी सब्र ज्यादा रखने की दरकार है जब आप ऐसे शेयरों में निवेश करते हैं। लगभग 5 महीने की गिरावट के बाद अब ऐसा लग रहा है कि शेयरों में थोड़ी सी अप ट्रेंड आई है। कितने दिन चलेगी ये नहीं पता, लेकिन जब तक चलती है इसका फायदा उठाइए। और वापस दोहराता हूं, बिना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के इनमें कामकाज न करें। ठीक है सर। राजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं, फोन लाइन पर हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? हाँ, कृपा है, आशीर्वाद प्रभु का। अरे सर बिल्कुल, प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ जी। गुड़गांव से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं गुड़गांव में सर? जी मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। अरे बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर, कहाँ निवेश किया हुआ आपने, क्या सवाल है आपका? जी हुंडई के 500 शेयर हैं, एवरेज प्राइस है मेरा 1800 रुपए। तो 18 लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ। ठीक, लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका, ये अच्छी बात है। 1800 पे आपने लिए हुए हैं और अभी आपको 125 रुपये प्रॉफिट में जो है पर शेयर मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है। 1922 का लेवल देखने को मिल रहा है। हुंडई मोटर हालांकि थोड़ी सी अब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो थोड़ा सा लोगों को उतना खुशी नहीं हुई। रिटेल पार्टिसिपेशन भी आईपीओ में उतना अच्छा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब आप प्रॉफिट में हैं। सर कैसे देख रहे हैं हुंडई के को करंट लेवल पे, किस भाव पे आप कैसे देख रहे हैं इनको? ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है? और ऑटो ओवरऑल सेक्टर के अंदर जो पिटाई हुई थी, क्या ये मान के चलें अब पूरी हो गई है? आज मारुति भी 1.5% ऊपर है। ऑटो नंबर की एक्सपेक्टेशन एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए कि क्या कुछ, अब जो कि अब 1 तारीख को ऑटो की एक्सपेक्टेशन भी है दिसंबर की, तो इस बार मारुति में उम्मीद हम ये कर रहे हैं करीब करीब पिछले साल के मुकाबले 5.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हुंडई में करीब 1.25% के करीब 2% की ग्रोथ जो है वो पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल सकती है। M&M थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है, 17-18% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम देखें तो फिर ये गिरावट ही देखने को मिलेगी, लेकिन Y15 फिगर जो है पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो बढ़त देखने को मिल सकती है। 4 व्हीलर के आंकड़े हैं। अशोक लेलैंड 1%, हीरो मोटोकॉर्प करीब 4%, बजाज ऑटो करीब 2%, टीवीएस मोटर 3% और आयशर इनफील्ड में 10%, एस्कॉर्ट्स में करीब 4% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसमें बाय रेटिंग आई हुई है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से मारुति में, इसके अलावा M&M में, इसके अलावा आयशर के अंदर भी बाय रेटिंग निकल करके आई है। ऐड टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयरों पे है। सर पहले तो हुंडई पे आपकी टिप्पणी, फिर थोड़ा सा इनमें से आपके पसंदीदा शेयरों पे जरा हम जानना चाहेंगे वो कौन से हैं। विपुल जी, इनका सवाल सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इनकी एवरेज प्राइस 1800 रुपए के आसपास है और मुझे याद आता है कि जब इस आईपीओ के बारे में आपने पूछा था
तो बड़े साफ शब्दों में मैंने कहा था शेयर सबको मिलेगा, लेकिन क्या आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा? अवश्य नहीं मिलेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि कितना सस्ता मिल सकता है, तो 7 से 9% कम मिल सकता है आपको पहले दिन। अगर आप देखें, इन्होंने उसी भाव के आसपास ये शेयर खरीदा है, और क्योंकि इन्होंने नीचे भाव में खरीदा, आज इनको फायदा हो रहा है, जबकि शेयर अभी तक अपने अपने जो लिस्टिंग या इशू प्राइस है 1960 का, उससे अभी भी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। कहने का मतलब उस समय Hyundai का शेयर एक्सपेंसिव था। जो अभी जो फिलहाल इसका जो प्रदर्शन हो रहा है, जो कंपनी की उत्पादन हो रही है, पूरे अपने लिमिट के ऊपर चल रही है। इसके पास कैपेसिटी नहीं है और गाड़ियां बनाने की। नए प्लांट आने में अभी भी 12 महीने 13 महीने की देरी है। इसका नया प्लांट दिसंबर 2025 तक आने की उम्मीद है। तब तक इसके अंदर में पॉजिटिव फैक्टर्स आने में कुछ समय लग सकता है। अगले तिमाही में कुछ नए मॉडल्स लॉन्च होने की बात हो रही है। खास करके क्रेटा में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक ईवी वर्जन भी लॉन्च होने की बात हो रही है। समय बताएगा इसका लॉन्च कैसा होता है और प्रदर्शन कहाँ होता है। इनका अगर मीडियम टर्म का नजरिया है, जैसा इन्होंने कहा, आज के मौजूदा भाव से कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट अवश्य इनको मिलना चाहिए। लेकिन कल जब सोमवार को जब नतीजे आते हैं ऑटो नंबर्स के, तो हो सकता है ऑटो पैक में थोड़ी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि मंथ ऑन मंथ पूरे के पूरे ऑटो पैक में कहीं ना कहीं डाउन या नेगेटिव सिग्नल्स आएंगे। ठीक सर। सर, इनमें से जो नंबर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनमें से कोई पसंदीदा शेयर है आपका Hyundai के इधर अगर हम बात करें, जो हम देख रहे हैं YoY फिगर जो वहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की राय भी है। आपकी टिप्पणी इनमें से किसी पर ऑटो पैक पे जो आपको अच्छे लगते हो? सर, अगर आप देखें तो महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि आपको काफी कुछ पॉजिटिव साइन संकेत देखने को मिल रहे हैं। न्यू लॉन्चेस, उसके जो एसयूवी रेंज है, जो वो वेरिएंट्स निकालते हैं, प्राइस पॉइंट निकालते हैं, ये सब चीज लेकर उस कंपनी को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। महिंद्रा नए सारे लॉन्चेस ईवी को लेकर के, और इसके अलावा YoY फिगर साल दर साल फिगर भी देखें तो भी यहाँ पर सबसे अच्छी ग्रोथ की उम्मीद दिसंबर में जताई जा रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंदीदा शेयर यहाँ पर निकल करके आता हुआ ऑटो क्षेत्र के अंदर। इस बीच करीब 1100 लोग हमें खाली यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और मनी9 के ऐप पर भी लोग जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा दर्शकों को जोड़ना है। तो जितना हो सके इस लिंक को, इस कार्यक्रम को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मनी9 के इस लिंक को यूट्यूब के कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो आपके ऑफिस के कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि मनी9 के परिवार को हम और ज़्यादा विस्तार दे सकें। तो आप लोगों का ये प्रेम लगातार हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहा है। तो ऐसे ही मनी9 के साथ बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। भीमराव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भीमराव जी को नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ, 150 शेयर है गेल के जी। गेल के 150 शेयर है 208 के भाव पे। गेल के 208 के भाव पर शेयर लिए हुए हैं आपने, 150 शेयर। कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? 1 साल। 1 साल का नजरिया है। चलिए ठीक है, 208 पे लिए, 198 का भाव, तो यानी करीब 10 रुपये पर शेयर का नुकसान आपको हो रहा है। नज़रिया लंबा है सर, क्या करें? होल्ड करके रख सकते हैं गेल के ऊपर? क्या पॉजिटिव व्यू है आपका? तो देखिए, गेल में भी थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन जो बाकी शेयरों की आज बात हुई जहां पर वो एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है, गेल अभी भी एवरेजेस के नीचे दबा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ समय और निकलेगा बिफोर इसकी बॉटम फॉर्मेशन
पक्की हो जाएगी। तो अगर ये होल्ड करते हैं तो इन्हें या तो एक स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या इन्हें थोड़ा सा जिसे कहते हैं 2-3 महीने होल्ड करे, उतनी समय लगेगी इसमें ये निकलने के लिए, ये जो मौजूदा फंसा हुआ है एवरेजेस के नीचे। ठीक सर, इस बीच वोडाफोन आइडिया को लेकर के आज भरमार लगी हुई है शेयरों पे सवाल पूछने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे वोडाफोन आइडिया पे अभी हम लोगों को, मतलब जो दर्शक सवाल पूछ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। 5-6 नाम थे लेकिन वो थोड़ा सा मिस हो गए, लेकिन आप से जानना चाहेंगे अभी क्या करें, ख़ास तौर से अब जो हाल फिलहाल में जो कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है, बैंक गारंटी वाली जो राहत मिली है, उससे क्या कुछ पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव आप देख रहे हैं सर? 8.25 पे आ गया है। पहले एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस ने 5 तक का टारगेट दिया था, उसके बाद से लगातार पिटाई हो रही थी। अभी आपका व्यू उस समय था खाली, आप काफ़ी पॉजिटिव थे, अभी क्या करना चाहिए सर वोडा आइडिया पर? जो सरकार ने राहत दी है उससे साफ जाहिर होती है जी, कि सरकार इस कंपनी को जिंदा रखना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि टेलीकॉम स्पेस डुओपोली हो जाए 2 कंपनी के बीच में। जब तक सरकार की इसमें हिस्सेदारी है, डुओपोली के तरफ नहीं बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स को आइडिया जो भी आप इसको नाम से कहें, उसमें उम्मीद रखनी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। ये शेयर में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगा। ये बैंक गारंटी में रुपए न फंसाकर जो ये ग्रोथ कर पाएगी उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसका जो लोकल पार्टनर है आदित्य बिरला ग्रुप, वो कमिटेड हैं। उन्होंने भी राइट्स इशू में पैसा डाला था अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रखने के लिए। तो ये सब चीज को देखकर मैं अभी भी इस कंपनी पे बुलिश हूं, इसके फ्यूचर पे, और उम्मीद पे कि ये कंपनी सरवाइव करेगी और शेयर होल्डर के लिए कुछ न कुछ आगे जाकर पॉजिटिव न्यूज देगी।